हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के अंतर्गत जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, उनमें जो टॉपिक रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग स्टाफिंग, प्लानिंग एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन जो वाला जो फंक्शंस है मैनेजमेंट का, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक हैं डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो आज इनकी बात हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। What is directing? It is the process of guiding, communicating and motivating the employee। मतलब अपने अंडर में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शन देना, उनको ऑर्डर्स देना, इसके साथ साथ उनके साथ एक बेटर कम्युनिकेशन मेंटेन करना और साथ के साथ उनको मोटिवेट करना। ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है आपकी डायरेक्टिंग। इसके जो मेन एलिमेंट्स है वो क्या है आपका? एक तो है आपका कम्युनिकेशन, नेक्स्ट आपका लीडरशिप। क्या क्या काम आएगी आपकी डायरेक्टिंग प्रोसेस में? कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ये सारी चीजें क्या किसमें काम आएंगी आपके डायरेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसमें एम्प्लॉयर द्वारा या मैनेजर्स द्वारा अपने एम्प्लॉयज को क्या दिया जाता है? गाइडेंस दिया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनके साथ एक बेटर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये चीज हमने पढ़ी थी अथॉरिटी में। अथॉरिटी में क्या होता है? इट इज द एबिलिटी, इट इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। क्लियर है? तो ये बात कर रहे हैं राइट्स की, अधिकार की। ये बात कर रहे हैं किसकी? प्रोसेस की। द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, गाइड करने की प्रक्रिया, मोटिवेट करने की प्रक्रिया, कम्युनिकेट करने की प्रक्रिया, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपके डायरेक्टिंग के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? तो डायरेक्टिंग वर्ड में क्या छुपा हुआ है? डायरेक्शन छुपा हुआ है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश देना। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में पोस्ट है डायरेक्टर्स, या किसी भी प्राइवेट कंपनी में या किसी सेटअप ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट होती है डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? दिशा निर्देश देना। ठीक है, ये आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग हुई है उन प्लानिंग को इंप्लीमेंट कराना और उसके साथ साथ अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनको गाइडेंस देना। तो ये काम होता है किसका? डायरेक्टर्स का। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? डायरेक्टिंग कहलाती है। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के अंतर्गत 4 साल पढ़ते हैं। हर किसी सब्जेक्ट के अंदर हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं किसमें? फर्स्ट ईयर में हम कम्युनिकेशन किसमें पढ़ते हैं? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। सेकेंड ईयर में हम कम्युनिकेशन किसमें पढ़ते हैं? सीईटी में। थर्ड ईयर में हम कम्युनिकेशन किसमें पढ़ते हैं? आपके साइकेट्री में। एंड फोर्थ ईयर में हम किसमें पढ़ते हैं? मैनेजमेंट में। तो आप कहोगे कि सर ये टॉपिक तो एक ही है लेकिन 4 साल हम क्यों पढ़ते हैं इसको? तो उसका कारण क्या है कि F1 में जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो पेशेंट के साथ आप किस तरीके से कम्युनिकेशन मेंटेन करोगे उसके बारे में सिखाया जाता है। पेशेंट का और आपका कम्युनिकेशन किस तरीके का होगा, क्या क्या प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने होते हैं जब आप कम्युनिकेट करते हो, किन चीज़ों को अवॉइड करना होता है, किन किन चीज़ों को आपको फोकस करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। सीईटी, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? आपके टीचिंग स्किल से रिलेटेड है। मतलब आप जब क्लास में जाओगे तो स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाओगे, वो टीचिंग स्किल्स डेवलप करने का सब्जेक्ट है क्या आपका? सीईटी, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी।
तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है वो बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में कैसा कम्युनिकेशन रहेगा, उस कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में फोकस किया जाता है। थर्ड ईयर में हम साइकेट्री में पढ़ते हैं। तो साइकेट्री जो है वो एक अलग डिसिप्लिन है जो आपके अदर मेडिकल फील्ड सब्जेक्ट्स है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग है, ये जितने भी फील्ड्स हैं, ठीक है, उन सबको कम्युनिकेशन प्रोसेस इसमें कवर कर दिया जाता है। लेकिन साइकेट्री जो है वो एक डिफरेंट फील्ड है इनसे, और वहां पर जो कम्युनिकेशन पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, वहां पर अलग प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को बताने के लिए, वो टेक्निक सिखाने के लिए कि साइकेट्री वार्ड के अंदर जब आप किसी मेंटल इल पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप किसको कोई मैनेजरियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है, जैसे किसी वार्ड का इंचार्ज बना दिया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, या रजिस्ट्रार बना दिया आपको, जैसे भी आरएनसी का रजिस्ट्रार जो है आपको बना दिया जाता है, तो ये सारी कौन सी पोस्ट है, मैनेजरियल पोस्ट है। तो वहां पर आपका कम्युनिकेशन अपने इक्वल पोस्ट वालों के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ किस तरीके से रहेगा, वो चीज सिखाने के लिए आपको मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या दिया गया है, कम्युनिकेशन प्रोसेस सेम है। जो आपकी प्रोसेस है कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसमें सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, एनकोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी प्रोसेस सेम है, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन को समझने का नजरिया उस फील्ड के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, it is the process of sharing ideas, information between employees, employer, managers, customers, etc. ठीक है। तो हर चीज, क्योंकि हर जो पार्ट होता है मैनेजमेंट का वो कम्युनिकेशन के साथ इन्वॉल्व होता है, कम्युनिकेशन के द्वारा ही जुड़ा होता है। तो हर चीज पर आपको फोकस रखना है। जब आप कस्टमर से बात करते हो, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आपका कम्युनिकेशन अप टू द मार्क होना चाहिए। बॉस के साथ कैसा होना चाहिए, कलीग्स के साथ कैसा होना चाहिए, जूनियर्स के साथ कैसा होना चाहिए। तो वो जो शेयरिंग है किसका, इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी कम्युनिकेशन कहलाती है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है। सेंडर कौन होता है, जो कि जिसके पास मैसेज होता है, जो कि मैसेज ट्रांसमिट करेगा, सेंडर होता है। और दूसरा कौन होता है, रिसीवर होता है। रिसीवर कौन होता है, जो कि मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। तो सेंडर कौन होता है, जो कि मैसेज को ट्रांसफर करेगा, विच हैव मैसेज, जिसके पास क्या है, मैसेज, हु रिसीव मैसेज, जो कि क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है। तो सेंडर जिसके पास मैसेज है, रिसीवर जो कि मैसेज रिसीव करेगा, ये कहलाता है चैनल, मीडियम या चैनल, जिसके माध्यम से मैसेज को भेजा जाएगा। ठीक है। व्हीकल, इसको अपन क्या समझ सकते हैं, व्हीकल, जिसके द्वारा मैसेज को भेजा जाएगा, कहां से, सेंडर से रिसीवर तक। अब ये जो चैनल और मीडियम है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको मैसेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जैसे मेरे माइंड में क्या है, मैनेजमेंट, और मुझे आप लोगों तक पहुंचाना है, तो मैं किस माध्यम से आपको पहुंचा रहा हूं, मैं रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मेरे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट की जा रही है, और वो साउंड वेव्स किस तक पहुंचेंगी, आप तक पहुंचेंगी। तो ये मैसेज को मैंने साउंड वेव में कन्वर्ट किया, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एनकोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, एनकोडिंग कहलाती है। मैंने अपने मैसेज को साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया, प्रोसेस कहलाती है, एनकोडिंग कहलाती है। अगर मैं लिख करके पेपर पेन पर लिख करके और आपको नोट्स के माध्यम से सूचनाएं दूं, तो वो क्या हो जाएगा, आपके वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है, जो मैं बता रहा हूं साउंड वेव्स वाला, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसमें फिर मीडियम क्या रहेगा, पेपर पेन मीडियम रहेगा, रिटर्न नोट्स मीडियम रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, सर पेपर पेन मीडियम है, तो मैं क्या करूंगा, अपने मैसेज को राइट करूंगा, पेपर पर लिखूंगा। तो अपने इंफॉर्मेशन को पेपर पर लिखना, ये क्या कहलाता है,
एनकोडिंग, और पेपर क्या हो गया आपका मीडियम, जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एनकोडिंग मतलब होता है सेंडर अपने मैसेज को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि चैनल के अकॉर्डिंग होता है। जो भी चैनल आप यूज कर रहे हो भेजने का, उस चैनल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपने पहले जमाने में हम लेटर भेजते थे, अपने रिश्तेदारों को चिट्ठियां भेजते थे, तो हम क्या करते थे, पोस्ट कार्ड पर अपना मैसेज लिखते थे और उसको पोस्ट ऑफिस में दे करके आते थे। तो हमने अपने मैसेज को रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट किया। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो हमने क्या किया, अपने मैसेज को डायरेक्ट डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से जाएगा, ऑनलाइन जाएगा, तो हमें अपने मैसेज को डिजिटल कंटेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिस मीडियम को आप यूज कर रहे हो, उस मीडियम के अकॉर्डिंग आप अपने मैसेज को क्या करते हो, ट्रांसलेट करते हो, और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनकोडिंग कहलाती है। मीडियम हो गया जिसके द्वारा वो मैसेज भेजा जा रहा है, रिसीवर हो गया जो कि उस मैसेज को पकड़ रहा है। तो ये मीडियम रिसीवर तक क्या पहुंचाएगा, मैसेज पहुंचाएगा, और ये जो मैसेज है, ये मैसेज रिसीवर द्वारा पढ़ा जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जिस फॉर्म में इसको ट्रांसलेट किया गया है, उस फॉर्म में वापस से उसको उसके ओरिजिनल मैसेज के रूप में उसके माइंड में सेव कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया कहलाती है डिकोडिंग। मतलब जो भी आप सामने वाले की तरफ से मैसेज आया है, उस मैसेज को समझना, वो क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। डिकोडिंग होने के बाद रिसीवर उस मैसेज को समझता है और उसके अकॉर्डिंग क्या देता है, अपना फीडबैक देता है। क्या देता है, फीडबैक देता है। तो किसी केस में फीडबैक मिल भी सकता है और किसी केस में फीडबैक नहीं मिल सकता। जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं लेक्चर दे करके मैं सारी सूचनाओं को आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे आपसे क्या नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक कम होता है। अगर एक्टिव लर्निंग है, स्टूडेंट एंड टीचर दोनों इन्वॉल्व है, तो साइमल्टेनियसली फीडबैक मिल सकता है। तो फीडबैक मिले या नहीं मिले, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये फिर भी किसका पार्ट रहेगा, आपका कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स का पार्ट रहेगा। तो पहला पार्ट हो गया आपका सेंडर, दूसरा हो गया एनकोडिंग, तीसरा हो गया मीडियम, चौथा हो गया रिसीवर, पांचवा हो गया डिकोडिंग, और छठवा क्या हो गया, आपके फीडबैक हो गया। क्लियर है। और सातवां क्या हो गया, मैसेज। सातवां क्या हो गया, मैसेज। तो ये टोटल 7 एलिमेंट्स हैं आपके किसके, कम्युनिकेशन प्रोसेस के। क्लियर है, ये प्रोसेस समझ में आ गई आपको। तो एलिमेंट्स क्या है, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड फीडबैक एंड चैनल या मीडियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, और चौथा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें लैंग्वेज यूज की जाए। जैसे अभी हम आपस में क्या कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैं अपने मैसेज को लैंग्वेज के माध्यम से आपके पास भेज रहा हूं, ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कब होता, अब कई बार स्टूडेंट के कंफ्यूजन आ जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं मेरे मन में, मेरे माइंड में जो इंफॉर्मेशन है, उसको मैं नोट्स के माध्यम से लिख करके आप तक पहुंचाऊं, तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये नॉन वर्बल कहलाएगा, जबकि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। ये कौन सा है, वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि जब मैंने डेफिनेशन बताई तो मैंने वहां पर क्लियरली यूज किया है कि जहां पर हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, जहां पर हम साउंड वेव्स का यूज करते हैं, वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, जहां पर हम गेस्चर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जेस्चर्स। जैसे आपने कभी पिताजी से किसी चीज के लिए कोई डिमांड की और पिताजी को वो नहीं दिलानी थी, तो आपने ज्यादा जबरदस्ती कर दी पिताजी के साथ, तो पिताजी के चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आता है जिसको देख करके आप समझ जाते हो कि अब डिमांड करना गलत है, अब डिमांड नहीं की जानी चाहिए। तो वो चेहरे से देख करके क्या लगा आपको, उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि आपको समझ में आ गया कि पिताजी को क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो अब हमें उनसे अपनी डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो वो जो फेशियल एक्सप्रेशन था, उसने क्या कम्युनिकेट किया, उसने क्या कम्युनिकेट किया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वॉइस टोन,
अगर कोई दर्द में होता है तो उसकी आवाज कैसी हो जाती है, लड़खड़ाने वाली हो जाती है। किसी का कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो उसकी आवाज लड़खड़ाने लग जाती है। और किसी के अंदर कॉन्फिडेंस हाई होता है तो उसकी आवाज कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। जब कोई गुस्से में होता है तो उसकी आवाज कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। वॉइस टोन कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। तो ये भी क्या इंडिकेट करती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके अलावा बॉडी पोस्चर या बॉडी मूवमेंट, ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती हैं, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अलावा आई मूवमेंट, आई कांटेक्ट, ये भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने का तरीका है। तो जहां पर साउंड वेव यूज नहीं हो रही है, लैंग्वेज यूज नहीं हो रही, वो आपके क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जहां पर आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में हायरार्की के ऑर्डर में आप कम्युनिकेशन करते हो, वो कहलाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, हायरार्कियल कम्युनिकेशन। जैसे आप किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो तो पेशेंट से रिलेटेड कोई भी सूचना अगर आपको अपने बॉस को देनी है या अपने इंचार्ज को देनी है तो वो क्या कहलाएगा, आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन। इंचार्ज वो सूचना है अपने सुपीरियर्स को देगी, सुपीरियर्स जो है वो अपने सुपीरियर्स को देगा। तो ये एक चेन में चल रहा है इन्फॉर्मेशन, वो कहलाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, और अगर आप अपने साथी के साथ भी पेशेंट के बारे में डिस्कस करते हो तो वो क्या कहलाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज से रिलेटेड कम्युनिकेशन होता है, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कम्युनिकेशन होता है, या स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है, टारगेटेड कम्युनिकेशन होता है, वो कहलाता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इनफॉर्मल, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग से संबंधित नहीं होता, उनके गोल या ऑब्जेक्टिव से संबंधित नहीं होता। जस्ट एक गशिप जो होती है, गपशप जो होती है, वो होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और वो होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। जिसमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आता है वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, और दूसरा हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर है, तो ये टाइप्स हो गए आपके कम्युनिकेशन के। उसके बाद बात करते हैं हम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन जो होता है वो कितने लेवल पर हो सकता है। तो इससे पहले हमने बात की थी एलिमेंट की, बात की थी या नहीं की थी, एलिमेंट की बात की थी। क्या क्या बताया था, सेंडर बताया था, 7 एलिमेंट बताए थे, रिसीवर बताया था, और क्या बताया था, मैसेज बताया था, और क्या बताया था, एनकोडिंग था, और क्या था, डिकोडिंग था। उसके बाद और क्या था, आपके फीडबैक। तो टोटल कितने प्रकार का कम्युनिकेशन एलिमेंट्स हो गए, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्या हो गया, मीडियम या चैनल जिसके माध्यम से मैसेज को भेजा जाएगा। तो एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, और अब हम बात करेंगे लेवल्स की। तो लेवल क्या होता है, इंट्रापर्सनल, कितने लेवल पर कम्युनिकेशन हो सकता है, इंट्रापर्सनल हो सकता है, इंटरपर्सनल हो सकता है, एंड पब्लिक या मास कम्युनिकेशन। देयर आर 3 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल, मतलब खुद से बातें करना। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन। और तीसरा है पब्लिक कम्युनिकेशन, मतलब ग्रुप में कम्युनिकेट करना या किसी पब्लिक को कम्युनिकेट करना। तो ग्रुप कम्युनिकेशन भी किसका पार्ट हो गया, आपके पब्लिक कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। सो दीज आर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीडरशिप की। लीडरशिप क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग एक्शन ऑफ others to work enthusiastically लीडरशिप क्या है, ये वो स्टाइल है, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा आप किसी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो एंथुजियास्टिक वर्क करने के लिए। तो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग, ठीक है। डायरेक्शन में क्या था, डायरेक्शन में आप दिशा निर्देश दे रहे थे, उसी का एक पार्ट है लीडरशिप। तो आप दिशा निर्देश देने के साथ साथ अगर आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हो, मोटिवेट करते हो, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। क्या कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। तो जो भी टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, अथॉरिटी हमने पढ़ी थी, डायरेक्शन हमने पढ़ा था,
या लीडरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, छोटा छोटा डिफरेंस है इनके बीच में, वो डिफरेंस हमको समझ में आ जाना चाहिए। तो लीडरशिप में क्या आप इन्फ्लुएंस करते हो, गाइड करते हो, लेकिन साथ के साथ क्या करते हो, मोटिवेट करते हो, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, इंस्पायर करते हो, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। क्लियर है। अब लीडरशिप की 3 स्टाइल होती है। किस किस प्रकार की लीडरशिप होती है? पहली होती है ऑटोक्रेटिक, या इसको अपन बोलते हैं अथॉरिटेटिव। दूसरी होती है डेमोक्रेटिक, इसको अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिव। और तीसरी होती है लेसेस फेयर। लेसेस फेयर स्टाइल, 3 प्रकार की स्टाइल होती है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो होती है उसमें क्या होता है, सारा का सारा डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, लीडर के द्वारा लिया जाता है या मैनेजर के द्वारा लिया जाता है। तो इसमें ओवरऑल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, मैनेजर के द्वारा लिया जाता है। किसमें, ऑटोक्रेटिक स्टाइल में। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव स्टाइल में सारा का सारा डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, मैनेजर के द्वारा लिया जाता है। अब इसको हमको डिसेंट्रलाइजेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है शेयरिंग द अथॉरिटी, शेयरिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, शेयरिंग द अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी शेयर करते हो, जिम्मेदारी बांटते हो, वो कहलाता है अथॉरिटी, सॉरी डेली। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, राइट टू कमांड द एक्शन, ठीक है, आप लोगों के एक्शन को कमांड कर सकते हो। लेकिन यहां पर किसकी बात आ रही है लीडरशिप में, डिसीजन मेकिंग की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है, डिसीजन मेकिंग की बात आ रही है। क्लियर है। अभी मैंने जो शेयरिंग वाला एग्जांपल दिया था वो एक्चुअली डेलीगेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डेलीगेशन से। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, शेयरिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी अथॉरिटी है वो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर में है या डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में है, वो हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन। तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अथॉरिटी आपने दे दी, मैनेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग पावर अगर यदि आपके पास है तो वो कौन सी स्टाइल कहलाएगी, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अगर आपके एम्प्लॉइज आपको कोई सजेशन देना चाहते हैं और उस सजेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते तो कौन सी स्टाइल है आपकी, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव स्टाइल, जिसमें सारे के सारे डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजर के द्वारा या मैनेजर के द्वारा। दूसरा है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पर आप अपने एम्प्लॉइज की सलाह लेकर के कोई डिसीजन लेते हो। जहां आप के जो एम्प्लॉइज हैं अगर कोई सजेशन देना चाहते हो और हो सकता है वो सजेशन बेटर हो, तो उस सजेशन को एक्सेप्ट करते हुए आप डिसीजन लेते हो, वो कहलाती है स्टाइल क्या, डेमोक्रेटिक स्टाइल। तो यहां पर कंप्लीट कमांड जो होती है वो मैनेजर के पास होती है, जबकि डेमोक्रेटिक स्टाइल में जो होता है पार्टिसिपेशन होता है एम्प्लॉइज का एंड मैनेजर्स का। लेजेस फेयर में क्या होता है, जो आपका मैनेजर होता है वो आपको खुला छोड़ देता है कि आप अपनी मर्जी से काम करो, मुझे तो क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कैसे काम करना है, क्या कम्युनिकेट करना है, क्या प्रॉमिस करना है, क्या कमिटमेंट करना है अपने कस्टमर्स के साथ, वो आप देखिए। मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए, वो स्टाइल कहलाती है क्या, लेसेस फेयर स्टाइल कहलाती है। इसमें जो होता है उनके पास फुल अथॉरिटी होती है, किसके पास, एम्प्लॉइज के पास। अब अपने जो स्टाइल्स हैं लीडरशिप स्टाइल्स उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो कुछ नुकसान भी है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि अगर जो आपके एम्प्लॉइज हैं कोई बेटर डिसीजन देना चाहते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या नुकसान हो सकता है कि अगर आप बार बार लोगों से फीडबैक लेते हो तो कई बार एम्प्लॉइज के मन में इस तरह, अगर आप उनने उनका डिसीजन एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे 10 एम्प्लॉइज हैं, 10 में से आपको 5 लोगों ने सजेशन दिए, अब 5 में से किसी एक का ही सजेशन एक्सेप्टेबल होगा तो बाकी का 4 का नहीं लिया तो वो क्या होंगे, डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली बार वो कमिटमेंट या सजेशन आपको नहीं देंगे। तो कई इस तरीके की समस्या आ जाती है। लेसेस फेयर में क्या होता है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को कंट्रोल फ्री कर दिया तो वो हो सकता है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय कम हो जाए, क्योंकि कंट्रोल नहीं होने की वजह से उनकी वर्किंग एफिशिएंसी इफेक्ट हो सकती है। तो हर स्टाइल के अपने बेनिफिट है तो कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी है। क्लियर हो गया। जैसे आप देखेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं वो अपने एमआर को फ्री छोड़ देती है, हालांकि कंट्रोल रखती है। किस मामले में कंट्रोल रखती है, उनका जो बिलिंग सिस्टम है, उनका जो
प्रोडक्ट्स है, टारगेट्स है, उस मामले में कंट्रोल रखती है कि इतना टारगेट आपको अचीव करना है। लेकिन डॉक्टर से मिलना है, किस डॉक्टर से मिलना है, किस डॉक्टर को क्या गिफ्ट देना है, किस डॉक्टर से कितना लिखवाना है, ठीक है, और किस डॉक्टर के पास कितनी मेडिसिन भिजवानी है, वो सारा का सारा रोल किसका होता है, एमआर का होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का होता है। क्लियर है? तो जो आपके एमआर है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, वो आपके लेसेस फेयर स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्टाइल फॉलो की जा सकती है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? इट इज द साइकोलॉजिकल फोर्स दैट compel the employee to work honestly and to achieve the goal. It is the psychological force that compels the employees to work honestly and to achieve the goal. Motivation क्या मतलब क्या होता है? इंस्पायर करना या मोटिवेट करना। तो कोई ऐसी टेक्निक होगी जो कि उनको फोर्स करेगी कि आप बेटर परफॉर्म कीजिए, आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, आप अपने काम को कंप्लीट कीजिए, समय पर अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए। तो कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर साइकोलॉजिकल फोर्स जनरेट करते हैं। जैसे आपका बोनस हो गया, या इंसेंटिव हो गया, या प्रोफेशनल ग्रोथ हो गई, प्रोफेशनल ग्रोथ, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। अगर आप इनका लालच दोगे, लालच से मतलब अगर आप इनको सामने रखोगे एम्प्लॉयज के कि अगर आप बेटर परफॉर्म करोगे तो ये चीजें आपको मिल सकती हैं, तो इनके बेसिस पर एक साइकोलॉजिकल फोर्स जनरेट होगा एम्प्लॉयज के मन में, और वो अपने काम को समय पर, टाइम पर और पूरा ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो मोटिवेशन क्या हो गया? एक प्रकार का साइकोलॉजिकल फोर्स जो कि आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है टू वर्क ऑनेस्टली एंड टू फुलफिल द टास्क ऑन टाइम एंड टू अचीव द गोल। नेक्स्ट इज सुपरविजन। सुपरविजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनरली हमारे मन में रहता है कि अगर कोई सुपरवाइजर है तो उसको पावर मिल गई, चाहे जिस एम्प्लॉयज को पकड़ सकता है, उसको डांट सकता है, ये हमारे मन में रहता है कि सुपरवाइजर का काम ये होता है। अगर हमको भी सुपरवाइजर बना दिया जाए तो हमारे मन में भी ये रहेगा कि हम किसी भी को भी जाकर के कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या है? गलत धारणा है। सुपरवाइजर का काम क्या होता है? केवल परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना, जो एक्टिविटी चल रही है उनको ऑब्जर्व करना, और अगर उसको लगता है कि इन एक्टिविटीज में चेंज होना चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस देना। एम्प्लॉयज को स्कोल्ड करना, डांटना, इंसल्ट करना, ये सुपरवाइजर का काम नहीं होता। अगर आपके मन में भी इस तरह की कोई धारणाएं हैं तो उनको निकाल दीजिए। सुपरवाइजर का काम होता है केवल ऑब्जर्व करना और जरूरत पड़ने पर गाइडेंस देना। क्लियर है? तो ये एग्जाम का एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे समझेंगे इसको अपन? इट इज द प्रोसेस of overseeing, comma, guiding and motivating employees so that their activity adheres to the achievement of goal। क्या लिखा है सुपरविजन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग, मतलब निगरानी रखने की प्रक्रिया है आपके एम्प्लॉयज पर, आपके मैनेजर्स पर, जिनकी भी जिम्मेदारी आपको दी गई है उस वर्क फोर्स पर निगरानी रखने की प्रक्रिया है। साथ ही साथ गाइड करने की, मोटिवेट करने की, किसको? एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपने डायरेक्शन से भटके नहीं। जो उनको टारगेट दिया है, जो उनको ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, उस ऑब्जेक्टिव से वो भटके नहीं। क्लियर है? और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर ले। तो सुपरविजन जो होता है वो
एक प्रकार से आपका इवेल्यूशन करता है। सुपरविजन जो होता है वो क्या करता है, एक प्रकार से आपका इवेल्यूशन करता है। आपने एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व किया और आपने देखा, जैसे आपका टारगेट था कि आपका जो पेशेंट है उसको क्वालिटेटिव सर्विसेज मिलनी चाहिए, ठीक है। अब एम्प्लॉयज गए, जो सॉरी सुपरवाइजर गया, उसने देखा कि एम्प्लॉयज जो है वो काम कर रहे हैं, काम करते करते उन्होंने देखा कि पोजीशन चेंज किया, पोजीशन चेंज करने में लेकिन उन्होंने जो प्रिंसिपल्स होते हैं मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट्स के वो फॉलो नहीं किए। या जब वो सुपरवाइजर जा रहा था वहां से, एम्प्लॉय जो था, जो स्टाफ नर्स था, वो इंजेक्शन लगा रहा था, लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब जो आपका स्टाफ नर्स है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच में जाते हुए उसने हैंड वॉश नहीं किया और ना ही अपने हाथों को सैनिटाइजर से क्लीन किया, जो कि नोजोकॉमिल इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का कारण बन सकता है। क्लियर है। तो ये खो गया ऑब्जर्वेशन कि यहां पर जो था एम्प्लॉइज वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हमारा एम है हॉस्पिटल का क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन अगर इस तरीके की एक्टिविटीज रहेंगी तो ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रमोट कर सकता है, जो कि हमारा जो स्टैंडर्ड्स है क्वालिटेटिव सर्विस देने का उसके अगेंस्ट है। तो क्या होगा, आपने ऑब्जर्व कर लिया और वहां जाकर के आपने एम्प्लॉइज को बोल दिया कि आप जो है वो गलत तरीके से करें और इसको आप सही कीजिए। क्लियर है। तो स्कोल्ड करना, इंसल्ट करना वो सुपरवाइजर का काम नहीं है। उसने देख लिया, अगर देखा कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है एम्प्लॉइज, आपका स्टाफ नर्स जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर वो अपने आगे चले गए। मतलब ऑब्जर्व कर लिया, अप टू द मार्क, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स काम हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो गाइड कर दिया, अगर हो रहा है तो अपना नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन विजिट पर निकल गए। क्लियर है। तो it is the process of overseeing, guiding, motivating employees so that their activities adheres to the achievement of the goal। ये होता है आपका सुपरविजन। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग। ये आपका कंप्लीट होता है डायरेक्शन। अब आता है, बात करते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग की। इट इज द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग and integrating the efforts comma communication of employee और ग्रुप। सिंपल शब्दों में समझे तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपके अंडर में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो सब मिलजुल करके रहे, उनके अंदर क्या डेवलप हो, टीम स्पिरिट डेवलप हो। क्या डेवलप हो, टीम स्पिरिट डेवलप हो। ये आपकी टेंडेंसी रहती है। तो उसके लिए जितने भी एफर्ट्स किए जाएंगे वो सारा का सारा एफर्ट्स किस में आएगा, आपके कोऑर्डिनेटिंग में। मतलब आप जो एफर्ट्स है एम्प्लॉइज के, जो उनकी एक्टिविटीज है, उनको कोऑर्डिनेट करके रखना चाहते हो ताकि बेटर जो रिजल्ट्स मिले, फाइनल रिजल्ट्स मिले, वो हमारे अचीवमेंट के जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया उसको फुलफिल करने में हेल्पफुल रहे। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो आपस में एक टीम स्पिरिट की तरह काम करें, मिलजुल करके काम करें और उनके जो एफर्ट्स हैं वो इस डायरेक्शन में हो कि वो आपके फाइनल टारगेट तक पहुंच जाए। अब इसमें आता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, ओ बी, इट इज द स्टडी ऑफ एम्प्लॉय और ग्रुप और स्ट्रक्चर behavior। It is the study of behavior of employee, group or structure within an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी स्ट्रक्चर है, हियरार्किकल स्ट्रक्चर्स है, इंडिविजुअल का, एम्प्लॉइज का, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसका किस तरीके से बिहेवियर रहता है, जब वो ग्रुप में होता है तो किस तरीके से बिहेवियर रहता है, और जब वो हियरार्किकल स्ट्रक्चर्स में होता है तब उसका बिहेवियर किस तरीके से होता है। तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का बिहेवियर स्टडी करना वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम फ्री बैठे हैं या घर पर बैठे हैं तो हमारा बिहेवियर अलग तरीके का रहेगा, लेकिन जब हम काम करने जाएंगे या किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो हमारा बिहेवियर क्या होता है,
चेंज होता है। तो आपका जो बिहेवियर है, क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज है उनको इफेक्टिव बनाने के लिए हेल्पफुल है या नहीं, तो वो बिहेवियर आपका स्टडी किया जाएगा। क्लियर है? जैसे अगर आपको कोई अकेले जिम्मेदारी दी जाए तो आप बढ़िया काम करते हो, लेकिन अगर आपको ग्रुप में कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आप क्या करते हो, काम चोरी करने लग जाते हो। तो ये सब स्टडी किस में किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में किया जाएगा। तो अकेले काम करते हो तो क्या परफॉर्मेंस देते हो, ग्रुप में काम करते हो तो क्या परफॉर्मेंस देते हो, जब आप आपके हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में होते हो तो आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है। इन सभी बातों को स्टडी करना, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसके साथ साथ किस स्थिति में आपका बिहेवियर किस तरीके का रहेगा, ठीक है, नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें क्या रहेगा बिहेवियर, स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या रहेगा आपका बिहेवियर, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को स्टडी करना भी किसमें आएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। क्लियर है? नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, इट इज द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। It is the strategic process of communication between employee or organization, between employee or organization and stakeholder, public, government, कस्टमर एटसेट्रा। मतलब क्या है पब्लिक रिलेशन का, कि ये वो स्पेशल कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कि किसके साथ मेंटेन की जाती है, आपके कंपनी से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब जो कि आपकी कंपनी के बेनिफिट के हैं, ठीक है, जो कि आपकी कंपनी के बेनिफिट के हैं, जहां से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो या जहां से आप मटेरियल सप्लाई लेते हो, वो भी क्या हो सकते हैं, आपके स्टेक होल्डर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स, जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, डोनेशन करते हैं, फंड लगाते हैं, वो इन्वेस्टर्स हो गए। इसके अलावा पब्लिक के साथ, गवर्नमेंट के साथ या कस्टमर के साथ, ये जितने भी एक्सटर्नल एंटिटीज हैं उनके साथ आपका रिलेशन किस तरीके का रहता है, तो उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन मेंटेन करना वो क्या कहलाता है, पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशंस। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय। तो ह्यूमन रिलेशंस जो हो गया वो भी एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या क्या आप स्टडी करोगे, पब्लिक रिलेशन स्टडी करोगे, ह्यूमन रिलेशन स्टडी करोगे, इसके साथ साथ ग्रुप डायनेमिक्स स्टडी करोगे। तो ग्रुप डायनेमिक्स क्या होती है, अब जब हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, वहां पे हमने कहा था कि जो पर्सन का बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। अब हम बात करेंगे ग्रुप डायनेमिक्स की। जब एक ग्रुप बनता है, ठीक है, जब एक ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप में जो ग्रुप का बिहेवियर होता है वो किस तरीके का होता है। यहां पर हम इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, यहां पर बात करेंगे हम ग्रुप की। ह्यूमन रिलेशन में हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, पब्लिक रिलेशन में हम आउटर जो आपके कस्टमर्स हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो लोग हैं उनके साथ कैसा रिलेशन रहता है, वो हो गया आपका पब्लिक रिलेशंस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर रहता है एम्प्लॉइज का, ठीक है, वो हो गया। तो पब्लिक रिलेशन भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पार्ट हो गया, ह्यूमन रिलेशन भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे ग्रुप डायनेमिक्स की। अब हम इंडिविजुअल की बात नहीं करें, अब हम बात करेंगे ग्रुप की। बहुत सारे ग्रुप 5 से 6 या 10 लोगों का एक ग्रुप है, 10 एम्प्लॉय का एक ग्रुप है, तो वो ग्रुप जो है उसका बिहेवियर किस तरीके से अफेक्ट होता है। इट इज द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ पर्सनैलिटीज, एटीट्यूड, रिलेशंस एंड बिहेवियर, ठीक है। तो ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो वहां पर क्या होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे,
तो जब बहुत सारे एम्प्लॉयज मिलकर के काम करते हैं तो एक ग्रुप किस तरीके से आगे बढ़ता है और उनके बीच में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, तो उन एक्टिविटीज को कौन अफेक्ट करेगा, आपका पर्सनैलिटीज अफेक्ट करेगी। हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, उनका हर इंडिविजुअल का अपना अपना एटीट्यूड होता है, सोचने का नजरिया होता है, ठीक है, अलग अलग तरह के रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करने का तरीका अलग होता है। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, ग्रुप्स को अफेक्ट करेंगी, ठीक है। अगर आपने 10 लोगों का ऐसा ग्रुप बना दिया जिनमें से 5 लोगों की सोच एक जैसी है और दूसरे 5 लोगों की सोच एक जैसी है, तो वो ग्रुप क्या होगा, आपस में उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो ग्रुप सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो ग्रुप को सक्सेस कराने के लिए ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करना जरूरी होता है और वो क्या कहलाता है, आपके ग्रुप डायनेमिक्स कहलाता है। तो ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, इट इज द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप। सीधे शब्दों में समझे तो ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब क्या है कि ग्रुप के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को स्टडी करना, उस बिहेवियर को स्टडी करना, वो क्या होता है आपका ग्रुप डायनेमिक्स। क्लियर है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है। ह्यूमन रिलेशन हम इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप डायनेमिक्स में हम ग्रुप का, पूरे ग्रुप का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, मतलब दो लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहलाता है। ह्यूमन बिहेवियर की जब हमने बात की थी तो वहां पर हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयज की, कि एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर होता है एक दूसरे के साथ कैसा होता है। लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जब हम बात करेंगे तो वो इन जनरल बात करेंगे, ठीक है। या तो एम्प्लॉयज का हो सकता है आपस में, या एम्प्लॉयज कस्टमर का हो सकता है। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है जिसकी 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती है, ओरिएंटेशन फेज, दूसरी होती है प्लानिंग, तीसरी होती है वर्किंग, एंड चौथी कौन सी होती है, टर्मिनेशन फेज। तो इनके बारे में आप सबको पता है, आईपीआर के अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप जो होता है वो कहलाता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, इट इज ऑर्डरली बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, और कहे तो इसको अपन क्या कहेंगे, इट इज अधेरेंस ऑफ एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या होता है डिसिप्लिन, ये एक ऑर्डरली बिहेवियर होता है, तरीके से किया हुआ व्यवहार क्या कहलाता है, डिसिप्लिन कहलाता है। और इसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ स्टिक रहना, उनको फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना, उनके साथ अधेर रहना, वो कहलाता है क्या, डिसिप्लिन। तो अगर एम्प्लॉयज आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, डिसिप्लिन। लेकिन अगर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे तो वो कैसा हो गया, इनडिसिप्लिन में आ गया। क्लियर है। तो अगर इनडिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, डिमोशन कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उनका सैलरी कट कर ली जाए, किसी भी तरीके से उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, डिसिप्लिन क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, वो कहलाता है क्या, डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट, इट इज द डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टी के बीच का जो डिसएग्रीमेंट कहलाता है वो कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जैसे ग्रुप की मैं बात कर रहा था कि अगर 5 लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि जो ग्रुप की सोच है, उसका जो बिहेवियर है उससे डिफरेंट काम करता है, ठीक है। तो उनकी आपस में नहीं बनती तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, आपके कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगी। किसी भी बात पर, किसी भी डिसीजन पर, किसी भी प्रोग्राम पर अगर आपसी सहमति नहीं बनती है तो वो क्या कहलाता है, आपके कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। तो इट इज द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। नेक्स्ट इज ग्रीवेंस। ग्रीवेंस क्या होता है, इट इज द
dissatisfaction of employee towards organization in terms of working condition, fair treatment, wages, discrimination, वर्किंग आवर्स। अगर एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, या तो वर्किंग कंडीशन से उसको डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है कि वर्किंग कंडीशन जो है वो इतनी ज्यादा रिजिड है कि वो उसका जो साइकोलॉजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, उसको फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, मतलब जैसे दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन किया जा रहा है उसके साथ नहीं किया जा रहा, जैसे दूसरे लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं वैसे उसको नहीं दी जा रही, वेजेस भत्ते भत्तों से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, या फिर वर्किंग आवर्स जो है उससे अननेसेसरी ओवर टाइम करवाया जा रहा है। तो किसी भी कंडीशन को लेकर के अगर एम्प्लॉइज के मन में डिससेटिस्फेक्शन आता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी ग्रीवेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रीवेंस कहलाती है। तो अगर कंपनी चाहती है कि उसका एम्प्लॉय मेंटेन रहे और उसके ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को छोड़ करके नहीं जाए, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, इस ग्रीवेंस को क्या करना चाहिए, क्विकली एड्रेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्विकली एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज से असंतुष्ट हो जाते हैं, हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से असंतुष्ट हैं, डिससेटिस्फाइड है, वहां की कंडीशन से डिससेटिस्फाइड है, तो वो हमारे अंदर किसको जनरेट करेगी, ग्रीवेंस को जनरेट करेगी। तो ग्रीवेंस एक्चुअली होता है क्या, इट इज द डिससेटिस्फेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है? इट इज द पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द, किसका असेसमेंट करेंगे हम, प्रोग्रेस ऑफ प्रोग्रेस कॉमा एक्टिविटी कॉमा प्रोग्राम कॉमा ऑब्जेक्टिव्स कॉमा स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा। हमने इनिशियल प्लानिंग कर ली, इनिशियल प्लानिंग करने के बाद हमने इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो जब हम इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं वहीं से हमारा इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है। इवैल्यूएशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा होता है समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कौन सा होता है, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन होता है। क्या होता है? ऑनगोइंग इवैल्यूएशन होता है। और समेटिव कब होता है? एट द लास्ट ऑफ एक्टिविटी, एट द लास्ट ऑफ एक्टिविटी। जैसे अगर मैं कहूं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आपके 3 इंटरनल एग्जाम हुए थे, 3 टेस्ट हुए थे, क्लास टेस्ट हुए थे, तो वो जो क्लास टेस्ट थे वो क्या था, आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन था। क्या था आपका? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन था। और जब लास्ट में यूनिवर्सिटी की एग्जाम हुई तो वो जो लास्ट वाला इवैल्यूएशन था वो क्या था, आपके समेटिव इवैल्यूएशन था। मतलब जब टास्क कंप्लीट हो गया उसके बाद आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि हमने टास्क को कितना अचीव कर लिया, हमने अपना हमारे ऑब्जेक्टिव्स को कितना इफेक्टिवली अचीव कर लिया, किस लेवल तक अचीव कर लिया, और हमसे क्या मिस्टेक हुई, हमारे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहे, इन सब का असेसमेंट अगर आप लास्ट में करते हो तो वो कहलाता है क्या, समेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। और अगर आप ड्यूरिंग द एक्टिविटी करते हो तो वो कहलाता है क्या, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो अगर देखा जाए तो किसी भी काम के सफल होने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कारण क्या है कि जब आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हो तो साथ के साथ आप इवैल्यूएट करते चलोगे कि हम जो एक्शन ले रहे हैं क्या ये एक्शन हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा हमारी, या हम कहीं ट्रैक से डाइवर्ट तो नहीं हो गए, हम कहीं दूसरे रास्ते पे तो नहीं चल दिए कि हम पाना कुछ और चाहते हैं और हम रास्ता कोई दूसरा खोज रहे हैं। तीसरा,
जितनी स्पीड से हमने प्लान किया था, अगर एक्टिविटीज हमारी स्लो है और हमको लगता है कि इस स्पीड से हम अपने टारगेट्स को मतलब कम समय में अचीव नहीं कर सकते, तो वो भी हम एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ऑनगोइंग एवेल्यूशन जो होता है वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। आपका मेन टारगेट क्या होता है कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस जो है वो हमें, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो एक्टिविटी हमें हमारे फाइनल गोल तक पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। तो आप किसी भी चीज को लेकर के एवेल्यूशन कर सकते हैं प्रोग्रेस को, कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, हमारी एक्टिविटी ट्रैक पर है या नहीं है, प्रोग्राम्स का कितना अचीवमेंट हुआ है, प्रोग्राम्स कौन सा अचीव करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी प्लान की है तो हम उन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे, हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो इन सब का इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं किसमें, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। तो अगर हम ऑनगोइंग इवैल्यूएशन करेंगे और अगर हमको लगता है कि हम आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं तो हम वापस से क्या आ सकते हैं, अपने राइट ट्रैक पर आ सकते हैं। इसलिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय समेटिव इवैल्यूएशन के। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो क्या होता है, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन होता है। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, एट द लास्ट ऑफ द एक्टिविटी, बिल्कुल लास्ट में जो इवैल्यूएशन किया जाता है आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ द टास्क, वो कहलाता है समेटिव इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन एग्जैक्टली होता क्या, इट इज द पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस, एक्टिविटी, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा। क्लियर है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या होता है, इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। अभी हमने इवैल्यूएशन की बात की थी तो वो ओवरऑल इवैल्यूएशन था, लेकिन अगर हम केवल और केवल एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि इसने कितने अच्छे से काम किया, कितना डेडिकेशन के साथ काम किया, कितना टाइम कंपनी को दिया, इसने अपना इन्वेस्ट किया, वो सारी चीज़ों का, और इसकी वजह से कितनी प्रोडक्टिविटी जनरेट हुई है, उन सब चीज़ों का असेसमेंट इवैल्यूएशन क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन एक्टिविटी ऑफ ए एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इज नोन एज द परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉइज का जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करना क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। नेक्स्ट इज पीयर रिव्यू या पीयर अप्रेजल। एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस बाय इट्स पीयर्स, पीयर ग्रुप या कहें अपन कलीग। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो तो किसके द्वारा किया जाएगा, मैनेजर के द्वारा किया जाएगा। पीयर अप्रेजल किसके द्वारा किया जाएगा, साथियों के द्वारा किया जाएगा। जैसे अगर मैं एम्प्लॉय हूं और मेरे परफॉर्मेंस का एवेल्यूएशन किया जाएगा तो जो मेरे सीनियर्स रहेंगे, जो मेरे मैनेजर्स रहेंगे, जो मेरे ऊपर सुपीरियर रहेगा, वो मेरे परफॉर्मेंस का एवेल्यूएशन करेगा, वो कहलाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। और अगर मेरे साथ जो काम करने वाले स्टाफ है वो मेरी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पीयर अप्रेजल। तो दोनों ही तरह के अप्रेजल्स यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंतर्गत। और ये किस में हेल्प करते हैं, आपके प्रमोशन में हेल्प करते हैं, प्रमोशन में हेल्प करते हैं, बोनस में हेल्प करते हैं, सैलरी में हेल्प करते हैं, इंसेंटिव्स में हेल्प करते हैं, पोजीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों में हेल्प करता है क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल और पीयर अप्रेजल। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब मेरे सुपीरियर द्वारा मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा, मेरे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, वो कहलाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। और अगर मेरे साथियों द्वारा मेरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाता है तो वो कहलाता है क्या, पीयर अप्रेजल कहलाता है। क्लियर है। अब ये दोनों चीजें क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे हॉथरॉन इफेक्ट मैंने बताया था कि जब बॉस आते तो उनके सामने आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो बॉस की नजरों में तो क्या रहता है कि आप एक बेटर एम्प्लॉय हो। तो अगर वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे आपका तो वो बायस्डनेस उनके इवैल्यूएशन में रहेगी। लेकिन एक्चुअली कंडीशन जो होती है आपकी, वो आपके पीयर्स को पता होता है, आपके कलीग को पता होता है। तो कलीग्स का जो के द्वारा जो इवैल्यूएशन किया जाएगा
और बॉस के द्वारा जो इवैल्यूएशन किया जाएगा उन सभी इवैल्यूएशन को मिलाकर के उनका एनालिसिस किया जाएगा, और एनालिसिस करने के बाद ही कि आपकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, उसके बाद इन चीजों पर फैसला लिया जाएगा। ठीक है, तो केवल अकेले सुपीरियर के परफॉर्मेंस से काम नहीं चलेगा, साथ के साथ आपके कलीग द्वारा परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होना चाहिए। हो सकता है आपका कलीग के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं हो, इस वजह से उनको काम करने में परेशानी आती हो। ठीक है, बॉस के सामने आप अच्छा बिहेव करते हो लेकिन बाद में पीछे से आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के लिए खतरे का काम करेगा। ठीक है, तो उसके ग्रोथ के लिए, उसके एफिशिएंसी के लिए खतरे का काम करेगा। तो इन सभी चीजों को रूल आउट करने के लिए कि केवल बॉस के द्वारा इवैल्यूएशन नहीं किया जाना चाहिए, आपके एम्प्लॉइज, आपके कलीग्स के द्वारा भी आपका इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होती है? कंट्रोलिंग मतलब आप अपनी एक्टिविटीज पर कंट्रोल कर रहे हो। कैसे कंट्रोल कर रहे हो? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एक्टिविटी और परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। आपने अपने हॉस्पिटल के लिए एक क्राइटेरिया डिटरमाइन कर दिया कि डेली जो है पेशेंट के बेडशीट बदली जाएंगी, पेशेंट को जो है मॉर्निंग में मिल्क दिया जाएगा, पेशेंट को हर 3 घंटे से स्टाफ नर्स के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, हर 6 घंटे से उसके वाइटल्स चेक किए जाएंगे। ये आपने क्या बना दिया? क्राइटेरिया बना दिया कि इस तरीके से हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। अब आप क्या करोगे? अगर आपका एम्प्लॉइज किस तरीके का परफॉर्म करता है, उसके परफॉर्मेंस को, उसकी एक्टिविटीज को आपके प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के साथ इवेल्युएट किया जाता है कि कितना ये प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो? मैच करते हो कितना इसने किया है और कितना करना चाहिए। तो ये आपका प्री डिटरमाइंड सेट हो गया, प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया हो गए, और ये क्या हो गया? एम्प्लॉइज का इवेल्यूएशन हो गया, सॉरी परफॉर्मेंस हो गया। तो इस परफॉर्मेंस को आप अपने प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के साथ क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो। वो कहलाता है क्या? कंट्रोलिंग। जैसे हम बात करते हैं ईसीटी, जब हम देते हैं पेशेंट को, ईसीटी जब हम देते हैं तो हमारे पास एक होती है चेकलिस्ट। क्या होती है? चेकलिस्ट होती है। इसमें हम चेक करते हैं, हमने लिख दिया एनबीएम, पेशेंट जो है वो नील बाई माउथ होना चाहिए लास्ट इवनिंग से, रिमूव ज्वेलरी, ठीक है, और एम्प्टी द ब्लेडर, एम्प्टी द ब्लेडर, रिमूव डेंचर्स। तो ये हमने क्या कर लिया? एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया बना दिया कि ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करने हैं। ये हमने क्या बना दी? चेकलिस्ट। तो जब आप एक्चुअली पेशेंट को ईसीटी टेबल पर लेकर के जाओगे तो आप क्या देखोगे? एनबीएम है या नहीं, ज्वेलरी चेक कर लिया नहीं कर ली, बाउल ब्लेडर को एम्प्टी किया गया नहीं किया गया, डेंचर्स को हटाया गया नहीं हटाया गया। तो ये आपने चेक कर लिया। तो आपकी जो एक्टिविटीज थी और आपका जो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया था, उन दोनों को मैच कर लिया गया। तो ये मैच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंट्रोलिंग कहलाती है। अब आप बताइए मेरे को कि अगर आप ये प्रक्रिया फॉलो करते हो, ये जो आपकी एक्टिविटी है और ये आपकी चेकलिस्ट है, ये आपका क्या है? प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है। तो ये जो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है और ये आपकी एक्टिविटीज है, अगर आप मैच करते हो तो गलती की संभावनाएं बढ़ेंगी या घटेंगी? गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और अगर गलती होने की संभावनाएं कम होती हैं तो सर्विसेज में क्या बढ़ जाएगी? क्वालिटी बढ़ जाएगी। आपकी जो सर्विसेज दी जा रही है उनकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ह्यूमन एरर्स कम हो रहे हैं। क्लियर है? तो अगर हम प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है? हमारे सर्विसेज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है? सर्विसेज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन कंट्रोलिंग एग्जैक्टली है क्या? ये वो प्रक्रिया है क्या? चेकिंग द एक्टिविटी और परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। जो पहले से निर्धारित क्राइटेरिया है उनके अगेंस्ट हमारी एक्टिविटी को चेक करना, वो कहलाता है कंट्रोलिंग। और ये जो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है, प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है, इनको अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है, स्टैंडर्ड। इट इज द
प्री डिटरमाइंड set of criteria against which an activity will be checked। ठीक है, तो जो आपका प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है वो तो कहलाता है स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हम कहते हैं कि कोई भी चीज ये तो स्टैंडर्ड वाली चीज है। स्टैंडर्ड वाली चीज मतलब उस कंपनी के जो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है ये चीज उन क्राइटेरियाज को फॉलो कर रही है, तो ये स्टैंडर्ड वाली चीज हो गई। नॉन स्टैंडर्ड मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये उस उस प्रोडक्ट को जिस क्वालिटी जिस मार्क का होना चाहिए था, जिस क्वालिटी का होना चाहिए था, जिस फीचर्स का होना चाहिए था, वो फीचर्स उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मतलब जो प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरियाज हैं वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड्स, और उनके साथ एक्टिविटी को चेक करना वो कहलाता है क्या, कंट्रोलिंग कहलाता है। तो यहां पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। दो चीजें आज हमने पढ़ी हैं, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग के कुछ पॉइंट्स जो अभी बाकी हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग एंड बजटिंग भी हम कंप्लीट करेंगे। केवल इतना पढ़ेंगे जितना कि हमारा एग्जाम का जो पर्पज है वो सॉल्व हो जाए। क्लियर है? तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।